क्या पढ़ना है? चलो सब लोग कॉपी निकाल लो। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पावर। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान से सुनो, एकदम इजी है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास में याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं क्लास में सबको याद हो जाएगा, कंसंट्रेशन चाहिए, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। बात समझ आ रहा है? जब भी बोले पावर, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर तो बाद में आएगा, पहले जान लो पावर क्या होता है। क्या है? पावर क्या होता है बेटा? क्या जानना है कि पावर क्या होता है? सिंपल है, पावर को हम डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। किससे पावर को डिनोट करेंगे हम? पी से। किससे डिनोट करेंगे? पावर को पी से डिनोट करेंगे। बात समझ आया? अच्छा, ये बात करोगे? बात समझ आ रहा है कि? बात समझ आया? हम पावर को किससे डिनोट करेंगे? पी से। क्लियर? अब पावर क्या है? पावर मतलब क्या होता है? फॉर्मूला रहेगा W/T। मतलब क्या है? कितने टाइम में कितना काम कर रहे हो आप? कुछ टाइम में कुछ काम तो कर रहे हो। मान लो मैंने कुछ पत्थर दे दिया उठाने के लिए सबको, ठीक है, बहुत सारा पत्थर है, मैंने आपको 10 मिनट टाइम दिया, मैंने बोला कितना पत्थर उठा के रख सकते हो? सब लोग बराबर करेंगे? कर लोगे सब बराबर? बगल वाले जितना उठाएंगे आप उठा लोगे। तो फिर बात समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना बेटा? यानी पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू यानी कितना काम कितने टाइम में कर रहे हो। ये तो जनरल पावर हो गई ना, इंडिविजुअल लोगों का भी पावर है, ये कैलकुलेट कर सकते हो कितने टाइम में कितना काम कर रहा है। आया ना? अगर बोले इलेक्ट्रिकल पावर, तो पहले जनरली पावर जान लेते क्या है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ध्यान समझ लेना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ध्यान से समझो बेटा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। बात समझ आया? लेकिन मैं इस डेफिनेशन को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आगे जो यूनिट को डिफाइन करूंगा उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। करेक्ट? तो मैं बोलूंगा इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज amount of work done in amount of work done per unit time, per unit time। बात समझ आया? क्या बोला? अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ काम किया यूनिट टाइम में, ये वर्क डन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे देखो, अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ध्यान से सुनो, SI यूनिट ऑफ पावर P क्या आएगा बेटा? वर्क डन का क्या है? जूल। टाइम क्या? सेकेंड। तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और मैं बोल सकता हूं जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड बराबर क्या होता है? वाट। बोलते नहीं वाट लगा देंगे, वाट लगा देंगे, याद रख लेना है, ये वाट है। क्या है ये? पावर का यूनिट क्या है? कौन बोलता है वाट लगा देंगे? जिनके पास पावर ज्यादा होगा। हमारे जैसे लोग तो छुप जाते हैं, अरे मार खाना है, नहीं है हमें, क्या करना है? बचना है। बस समझ आ रहा है? यानी पावर किसका यूनिट है? पावर वाट का यूनिट है। पकड़ा गया। क्या है? वाट किसका यूनिट है? पावर के यूनिट। वाट यानी जूल पर सेकंड। पहले वाले जो बाल बता था, पहले वाले जो बाल बता था, अरे बाल बताना नहीं आता, ठीक है, पहले वाले जो बाल बातें थे, ठीक है, बात समझ आया? तो इसमें नीचे यहां पे जूल पर सेकंड लिखा होता था, फिर बाद में क्या लिखते थे? W लिखा होता था, इतना वाट है। समझ आया? तो जूल पर सेकंड किसका यूनिट है? किसका यूनिट है? पावर के यूनिट है। अब ध्यान सुनो, ये तो नॉर्मल जनरली पावर है। अगर एग्जाम में पूछे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल पावर मतलब कौन इलेक्ट्रिकल पावर को काम, मतलब काम ही तो कर रहा है, उस काम को बोलेंगे कंज्यूम करना, एनर्जी कंज्यूम करना। मैंने एसी ऑन करके रखा,
एसी क्या कर रहा है? पावर को कंज्यूम कर रहा है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में, वो क्या हो जाएगा? बात समझ आ रहा है? तो अब क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल पावर को लिखा हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर को लिखोगे, इसमें लिखो तो आसान है। क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन की जगह पे क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। क्या लिखूंगा? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी consumed by an electrical appliance per unit time। समझ आया? इसका फॉर्मूला क्या है? सेम एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा। एनर्जी का भी यूनिट क्या है? इसका भी ऐसा यूनिट क्या आएगा बेटा? एनर्जी का भी क्या है? जूल, और टाइम सेकंड, जूल पर सेकंड, और इसका भी बोलोगे वाट। कोई डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम। आप ध्यान से सुनो, काम का ये डेफिनेशन है क्यों बोला है आपको लिखने के लिए, वो समझो। ये डेफिनेशन ही क्यों बोला है आपने लिखने सर? देखो एग्जाम में बोलेगा कि डिफाइन करो 1 वाट को। क्या बोलेगा? 1 वाट को डिफाइन करो, करेक्ट। क्या बोलेगा? 1 वाट को, जो 1 वाट है उसको डिफाइन करो, यानी डेफिनेशन लिखो। 1 वाट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन की जगह पे 1 जूल ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला क्या है 1 वाट का? 1 जूल बाय 1 सेकेंड, करेक्ट। 1 जूल बाय 1 सेकेंड। तो कैसे लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज, और ऐसे भी लिख सकते हो 1 वाट इलेक्ट्रिकल पावर इज, सॉरी ओनली पावर है, तो बोलोगे पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। इसको कैसे लिखोगे? अगर बोले कि डिफाइन 1 वाट, क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज, आप ऐसे लगा सकते हो, सिर्फ क्या चेंज करना है? अमाउंट ऑफ एनर्जी के जगह पे क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ के जगह पे क्या लिखोगे? 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम के जगह पे क्या लिखोगे? इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं? हुआ ना क्लियर? हुआ या नहीं? अगर बोले कि 1 वाट क्या है, बोलोगे 1 वाट क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन यूज करना है। क्या बोलना है? इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम 1 जूल ऑफ, अप्लायंस कंज्यूम 1 जूल इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, कितना एनर्जी कंज्यूम करता है? 1 जूल 1 सेकेंड में अगर कंज्यूम करता है बोलोगे वाट। बात समझ आया? तो यहां से बना लेना, इट इज डिफाइंड एज, किसके लिए? वाट के लिए क्या देना है? यहां से भी कर सकते हो डिफाइन, यहां से भी कर सकते हो डिफाइन। क्या बोलना है ना? इट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। इसके जगह पे क्या लिखोगे? 1 सेकेंड ऑफ टाइम, 1 सेकेंड, और यहां पे अमाउंट के जगह पे 1 जूल लिख देना। वाट का भी डेफिनेशन बन जाएगा। डेफिनेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें न्यूमेरिकल सेक्शन पे फोकस करना है, ठीक है? कॉपी करो। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक? दूसरी जगह पे कितना चल रहा है वहां पे? हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया? रिफ्लेक्शन कंप्लीट है? अरे कौन सा क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? पहले तो रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन कंप्लीट है ना? हाँ, कहाँ तक किया? मैग्नेटिज्म समझ आया नहीं मेरे ख्याल से? हाँ, रे डायग्राम क्लियर हुआ? रे डायग्राम क्लियर हुआ आपका? रे डायग्राम न्यूमेरिकल वहां पे रे डायग्राम नहीं सिखाया? समझ नहीं आता? हाँ, समझ आया कि नहीं क्लास में? क्या नींद आ रहा है? सोया नहीं? सुबह तो क्लास मिस मत करो, बस सब ठीक हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं, आ जाना। हाँ, एक दिन भी नहीं हुआ? क्यों? अभी मैच कराओ। फ्राइडे हाँ या मंडे, मंडे फ्राइडे दोनों में से सुबह को मैच नहीं करो, मंडे फ्राइडे स्कूल नहीं करो। क्यों? कितना ट्यूशन पढ़ते हो भाई आप लोग? आप लोगों को पता है सेल्फ स्टडी से ऊपर कुछ ना है। आप लोग ना टीचर के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर दोगे। इतना टीचर क्यों भाई? सेल्फ स्टडी करो ना, बुक्स पढ़ो, दिमाग खुलेगा। कब पढ़ोगे आप लोग? एग्जाम से पहले? वो नहीं करना, वो गलत होता है साइंस और मैथ्स के लिए। कंप्लीट है? देखो आगे तो इलेक्ट्रिक ये लिख लिया 1 वाट को? लिख लिया सबने? क्या लिखा 1 वाट? डेफिनेशन क्या लिखा? लिखो 1 वाट का डेफिनेशन लिखो। 1 वाट का डेफिनेशन क्या लिखोगे? 1 वाट क्या होगा बेटा? 1 वाट तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? 1 वाट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल बाय 1 सेकेंड। ये तो होता है ना। इलेक्ट्रिकल पावर इज सेड टू बी, इलेक्ट्रिकल पावर is said to be 1 watt। कब बोलेंगे? if 1 joule of energy is consumed by an electrical appliance in 1 second of time। 1 second of टाइम। अगर 1 सेकेंड ऑफ टाइम में अगर 1 सेकेंड ऑफ टाइम में अगर कितना? अगर 1 सेकेंड ऑफ टाइम में कितना? अगर 1 जूल ऑफ अगर एनर्जी कंज्यूम करते हैं अप्लायंस, तो इसको बोलोगे 1 वाट। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो एनर्जी।
ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग दो एनर्जी। एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करना है? ई से डिनोट करना है। हाँ बोलो। किसमें? 1 watt में भी वो तो 1 जूल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय 1 सेकंड इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या है? 1 वाट में ऑल्सो, मतलब ये भी कर सकते हो बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कब करोगे? व्हाट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी इंटू, अभी आया नहीं ना, आऊंगा अभी। मतलब उसको भी लिख सकते हो बोल रहे हैं, अभी उसको है। अच्छा किया, वो वाला पार्ट भी छूट जाता है ना। चलो, वैसे एनर्जी बाद में आएंगे, पहले एनर्जी से पहले पावर का और बहुत सारे फॉर्मूला है ना। पावर का कुछ और भी फॉर्मूला है ना। फॉर्मूलास ऑफ, देखो फॉर्मूलास ऑफ पावर। पावर का क्या क्या फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमें पता है P इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन बाय टाइम है ना, क्या ये था? अब ध्यान से देखो, तो और फॉर्मूला मिलेगा हमें, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। अब बोलोगे ये आया कहां से? ध्यान से सुनो, पहले उठा लेना बाद में, सुनो पहले। ये वाला आया, बी के जगह पे आया रखा, बी के जगह पे क्या किया हमने? आया रख दिया, क्योंकि ओम्स लॉ लगाया हमने। क्या लगाया? ओम्स लॉ। ये कैसा आया? आई की जगह पे भी बाय आर रख दिया, आई की जगह पे क्या रख दिया? बी बाय आर, तो भी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये कहां रखा? इसमें रखा तो आपको ये मिला। ये कहां रखा? इसमें रखा तो ये मिला। क्लियर? अब क्वेश्चन है सर, ये कहां से आया? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी कहां से आया? देखो इधर देखो कहां से आया। हमें पता है P इज इक्वल टू वर्क डन। ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, समझ लेना ध्यान से। एक बात बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू सुना है क्या? देखा है? पोटेंशियल डिफरेंस का है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्जेस। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या आएगा? वी क्यू, करेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? यहां पे था क्या? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू की जगह पे क्या रखूंगा? वी क्यू बाई टी। मुझे बताओ I इज इक्वल टू क्या था? क्यू बाई टी। तो इसके जगह पे मैं क्या रख दूंगा? V इंटू क्यू बाई टी इज आई। तो P इज इक्वल टू बी आई बना। हाँ, उसके बाद ओम्स लॉ लगाया इसमें, बाकी सारे फॉर्मूला मिल गए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? क्या नहीं आया बोलो? ये वाला पार्ट, P इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या आता है? डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल टू क्या मिला? वी क्यू। W की जगह पे वी क्यू रख दिया। क्यू बाई टी क्या होता है? करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से I की जगह, तो क्यू बाई टी की जगह पे क्या रख दिया? I रख दिया, तो V इंटू आई मिला। उसके बाद ओम्स लॉ लगाया तो डिफाइन फॉर्मूला मिल गई। तो याद रखना, ये एक फॉर्मूला, ये तीन या चार फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कब कौन सा यूज होगा, ज्यादा चांसेस इनका यूज होगा। ठीक है, कॉपी करो। आया कि नहीं समझ?
आप लोग क्वेश्चन लगाते हो घर पे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कि नहीं फिजिक्स का? मैं क्वेश्चन भेजूं प्रैक्टिस के लिए? चलो आज रात को भेज देंगे। जो क्लास कॉपी में है उसको भी अच्छे से आएगा तो परसेंटेज जबरदस्त आएगा, टेंशन मत लो। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। मेरे क्लास कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता, कॉन्सेप्ट वो इसी के अंदर ही है, बोर्ड का कॉन्सेप्ट उसी के अंदर। जितना सर्किट डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझा दिया उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है 10 लेवल में, उससे बाहर 10 स्टैंडर्ड में आता ही नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा क्वेश्चन। कंप्लीट है? हेडिंग दो एनर्जी, अगर हो गए तो हेडिंग दो एनर्जी। आपको पता है एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू, एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने का जो एबिलिटी है। बात समझ आया? अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करता है तो एबिलिटी टू डू वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड एनर्जी। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? एबिलिटी टू, एबिलिटी टू डू वर्क। अरे नहीं चाहिए फॉर्मूला, डेफिनेशन नहीं पूछता है अभी तक तो किसी कभी भी पूछा नहीं गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, कभी नहीं पूछेंगे। फॉर्मूला जानो, E इज इक्वल टू P इंटू टी। कहां से आया बेटा? P इज इक्वल टू क्या था? E बाई टी था। E इज इक्वल टू क्या था? E इज इक्वल टू P इंटू टी। E इज इक्वल टू P इंटू टी। E इज इक्वल टू P इंटू टी। लेकिन आया कहां से? ये क्या था ना, पावर का, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब देखो एनर्जी का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ये काम का है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? हाँ, जूल है। सीजीएस यूनिट आर्ग है, 9 में पढ़ाया था। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? क्या? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। बात समझ आया? अब रिलेशन देखना है इनका, रिलेशन बिटवीन, क्या देखोगे अभी? इनका रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल के बिटवीन में रिलेशन देख लो क्या है। क्या होगा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, एसआई और सीजीएस में चेक करेंगे क्या होता है। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। रिलेशन याद रखना है, एमसीक्यू के लिए काम आएगा। ठीक है, कॉपी कराओ।
उठा लिया? कौन सा एनर्जी? पावर का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी बाय टाइम भी तो था। इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी बाय टाइम, और ये और एनर्जी और वर्क डन क्या होता है? सेम ही तो होता है। इलेक्ट्रिकल पावर में बोलोगे एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आप काम करोगे बोले वर्क डन कर रहे हैं। अगर बोले आपका एनर्जी क्या है, आप एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने का जो क्षमता है वही एनर्जी है। आपके पास ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा काम करोगे, कम एनर्जी होगा तो कम काम करोगे ना। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए? एक बार, अगर कोई भी वायर से करंट फ्लो करेगा तो वो वायर हीट होगा कि नहीं? क्या क्या कारण हो सकता है वो वायर हीट होने का? अगर वायर हीट होता है वो क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण कि करंट के वजह से हीट होगा, वो वायर हीट होगा तो करंट की वजह से। दूसरा कारण क्या हो सकता है? करंट फ्लो करेंगे तो हीट होगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस होने से, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि कितना टाइम तक आपने करंट को अलाउ किया पास करने में। कभी देखा होगा कोई फैन को अभी बंद है, क्या फैन ठंड होगा गर्म होगा? ठंड होगा। इसको ज्यादा टाइम तक चलाऊं तो गर्म होगा ज्यादा। यानी टाइम पे भी डिपेंड है। कौन? हीट। हीट किस पे डिपेंड है? टाइम पे डिपेंड है। हीट किस पे डिपेंड है? कितना करंट वायर से पास हो रहा है। यानी वायर से जो करंट पास हो रहा है ना, वायर जो हीट हो रहा है, जो वायर हीट हो रहा है वो किस पे डिपेंड होगा? वो डिपेंड होगा टाइम पे, कितना टाइम तक उस वायर से करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड होगा? दूसरा डिपेंड होगा कि उस वायर में रेजिस्टेंस कितना है। तीसरा किस पे डिपेंड होगा? किस पे डिपेंड होगा? कितना करंट फ्लो कर रहा है। समझ आया? तो इसका डेफिनेशन वही है, इसका डेफिनेशन भी वही बनेंगे। ध्यान से देखो क्या लिखोगे। लिखो हीट प्रोड्यूस इन ए वायर। क्या बोलोगे? हीट प्रोड्यूस इन ए वायर
heat produced in a wire is directly proportional is directly proportional is directly proportional is directly proportional टू, किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट कहां से पास हो रहा होगा बेटा? कंडक्टर से, है ना? हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, कॉमा रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर के रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट is passed through the conductor, is passed through the conductor या वायर। बात समझ आ रहा है? ये हीटिंग इफेक्ट है। फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा। हीट प्रोड्यूस हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंड है? स्क्वायर ऑफ करंट। किसके ऊपर डिपेंड है? और रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और टाइम फॉर व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। बात समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपका क्या होगा बेटा? ये आपका क्या हो जाएगा? क्या मिला ये? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो, अगर बोले रेट ऑफ हीट, क्या बोले? रेट ऑफ हीट इन प्रोड्यूस्ड इन रेट ऑफ हीट मतलब क्या समझ आ रहा है? टाइम के साथ कितना हीट, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर। ध्यान से सुन लो, बात मत करो। बोल रहे हैं रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर, मतलब क्या है? कितने टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, यानी क्या बोल रहा है? एच बाई टी। रेट मतलब क्या है? रेट ऑफ हीट मतलब क्या? एच बाई टी, टाइम से डिवाइड कर दिया, और एच बाई टी किसके बराबर होगा? पावर के बराबर होता है, याद रखना। इज इक्वल टू क्या होगा? आई स्क्वायर आर, फॉर्मूला था पावर का। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, समझ आया? उठाओ। हो गया चैप्टर? और कुछ है क्या टॉपिक? देखो तो, अब न्यूमेरिकल्स हैं, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के इसके बाद मैथ्स क्लास है क्या? मैथ्स क्लास भी है। घर पे पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो घर पे? कौन सा सब्जेक्ट अभी अच्छा चल रहा है? एसएसटी बोल रहे हैं। एसएसटी में छोड़ो ये सब। साइंस और मैथ्स में से कौन सा? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में बायोलॉजी अच्छा चल रहा है। बायो कितना टीचर रखा? बायोलॉजी में कितना टीचर रखा? कहाँ? बायोलॉजी में फ्रैक्शन वाला। तो मेरे यहाँ कौन सा पढ़ते हो? केमिस्ट्री और मैथ्स। अरे ये लोग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ लूंगा, वहां पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लोग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, मुझे समझ आ गया। वो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, सर के यहाँ से केमिस्ट्री ये पढ़ लिया, बस मुश्किल वाला चैप्टर है, लेकिन उनको ये बोर्ड है,
अब कितना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, है ना। अभी तो शुरू है, बोर्ड तक आते आते बहुत लॉजिक रहना है ना बेटा, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि उसके बाद अभी मैथ चल रहा है, उसके बाद मैथ्स मैथ्स भी थोड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल चैप्टर सर ने करा दिया, खत्म। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में टीचर नहीं रखा कोई, क्यों? तो फिजिक्स समझ नहीं आता क्या मेरा क्लास? तो यार ये कोई बात नहीं, कहीं भी पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो, है ना। अरे भाई कोई भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है कि नहीं। रिजल्ट अच्छा करो भाई, ऐसा ना हो कि आपको हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। चलो आगे चले, चलो आगे चलो। ऐसा करके ना अब सीरियस रहो बस। ऐसा करके ना स्टूडेंट का एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट टीचर्स होने से अभी आप लोगों को फील नहीं होगा, जब एग्जाम में बैठोगे ना खिचड़ी बन जाता है। ये नहीं करना चाहिए आपको ना, घर पे बहुत टाइम देना होगा अगर डिफरेंट टीचर है तो। आपने सेम चैप्टर पढ़ा दो जगह से, शायद अगर पढ़ोगे ना दोनों का एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगा। ये चैप्टर तो नहीं पढ़ा अभी तक, जब पढ़ोगे देखना पूरा डिफरेंट होगा एक्सप्लेनेशन, आया ना। क्या सब टीचर का एक्सप्लेनेशन सेम होता है क्या? सेम चीज को देखना अलग हो सकता है, सेम चीज पढ़ाएंगे लेकिन वे ऑफ स्पीकिंग डिफरेंट हो जाएगा। तो गड़बड़ मत कर देना बस। क्या करने करना है, गड़बड़ मत करना बस, क्यों करते हैं। चलो अपने न्यूमेरिकल में आते हैं बेटा, सीधे कहा हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो बता दो, है सब क्लियर है? तो आपको तो फिजिक्स मुश्किल लगता था, एग्जाम के बाद पता चलेगा। पढ़ते हो कि नहीं? फिजिक्स किसने बोला भाई मुश्किल है? मुश्किल तो होगा एडवांस के लिए पढ़ोगे तो। मुश्किल कब लगेगा? जो एडवांस का प्रिपरेशन लोगे उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि हम एडवांस के लिए पढ़ाते नहीं है, सिर्फ मेंस तक पढ़ाते हैं। एडवांस के लिए पता है कितना एक टीचर, मैं सच बताऊं कोई भी टीचर एडवांस के लिए कितना मेहनत करता है आपको पता है? आइडिया भी नहीं है। जो एडवांस का प्रिपरेशन कराता है एक टीचर, आपको आइडिया भी है कितना मेहनत करता होगा वो टीचर? सच बता रहा हूं। जी मेंस वाले, जी मेंस में पढ़ाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं है, मेंस तो इजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा एडवांस में। टीचर खुद सोचना होगा, स्टडी करना होगा कि मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे क्रिएट करूं जो ऑलरेडी क्वेश्चन है। समझ आ रहा है कि नहीं? एडवांस तो एडवांस नाम ही तो है एडवांस, समझ आएगी नहीं? तो कोई है यहाँ पे आईआईटी का प्रिपरेशन लेगा? हाँ आईआईटी, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आईआईटी में तो सीट मिलना ही बहुत ज्यादा है, लेकिन नीट में बहुत कंपटीशन है। लेकिन नीट आजकल नीट में ज्यादा सिक्योर्ड है, अभी तक तो 10 साल तक सिक्योर्ड रहेगा, और 10 साल तक, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। नीट, पता है नीट का फायदा क्या है? चैप्टर कौन सा है चैप्टर? एनसीईआरटी कर लेता हूं, है ना। कुछ देखो, अगर आपको समझ आया है ना, एनसीईआरटी बोलो कहीं से भी करो सॉल्व हो जाएगा। अगर समझ आया कहीं से भी करो सॉल्व हो जाएगा बेटा, अगर सब कुछ समझ आ गया तो। बहुत स्लो है। अरे
बाद में। चलो आओ। मैं बोल के चला जाऊंगा, ठीक है, मैं बोल के चला जाऊंगा। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इसको करो बेटा 3 नंबर क्वेश्चन। बाकी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। आपको एम्पियर को डिफाइन करने बोला, बात समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम क्या है बेटा, ये Q है, क्या गिवन है, ये क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N फाइंड करना है। और आपको पता है ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, करेक्ट। क्या कोई फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू NE दिया था, Q इज इक्वल टू NE। तो आपको N फाइंड करना है, तो Q बाई E कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। समझे या नहीं समझे, समझ में आया या नहीं आया, हाँ। ओहो, N इज इक्वल टू Q बाई E, क्या आएगा, Q बाई E। अब ध्यान से सुनो, तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे, विल गेट द रिजल्ट। समझ आया, उठाने की जरूरत है, कर लोगे घर पे, उठाना है तो उठाओ जल्दी, फॉर्मूला लिखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। टाइम नहीं है, बैठ के क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन उठाओ। बस आप पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर ये क्या करना है, लिख के लेके जाओ घर पे, क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करना, क्वेश्चन उठाओ मत। क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्यू कितना है, 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो क्या जाएगा, 100 बाई 16 इंटू 10 टू दी पावर 18। समझ आया कैसे, तो काटो, कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। एन फाइन के, या कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, समझे। अरे 19 ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, एक जीरो ले लिया, और यहां का एक जीरो 100, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तो आगे चले, जल्दी उठाओ स्पीड से। आगे चले, क्या बोल रहा है यहाँ पे, न्यूमेरिकल सेक्शन कौन सा है, न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे देखो, ये सब थ्योरी पार्ट है, पढ़ लेना। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू इच कोलम, इच कोलम मतलब 1 कोलम, दैट इज क्यू ऑफ चार्ज है ना, 1 कोलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट।
एनर्जी मतलब यहाँ पे डब्ल्यू पर निकालने बोल रहा है, तो क्या जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू वी क्यू। वी कितना है, 6 इंटू 1, 6 वोल्ट ही रहेगा, सॉरी 6 जूल मिलेगा आपको। क्या पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर तो पता नहीं कौन सा है। हाँ 174। थैंक यू बोलो उनको। चलो आगे, चलो आगे। सिंपल है ये सब, नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा बेसिक वाला भी तो आना चाहिए। आपको लगता है बोर्ड वाले ही पूछेंगे, नहीं पूछेगा, जानो समझो, मैंने बता दिया बोर्ड वाले कहाँ पूछेंगे। सर्किट डायग्राम बोल देना, जो पढ़ाया था कॉन्सेप्ट 100% वही से क्वेश्चन आएगा, समझ आया। और पूरा साल बैठ के उसी को हम समझेंगे और डीपली, याद करा देंगे, ठीक है। और जिनका छूट जाएगा, कंफ्यूजन होगा, क्लास कर लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास कर लेना। सर्किट डायग्राम नेक्स्ट। अच्छा भाई, हाँ क्वेश्चन का है, नहीं है क्वेश्चन। अच्छा सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ, तो सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ। न्यूमेरिकल नहीं है, डायग्राम बनाओ। न्यूमेरिकल नहीं है, डायग्राम बनाना है सर, बना के दिखाओ डायग्राम। वह डायग्राम बनाओ इधर देख के। स्विच। अरे सिंपल तो है, कहाँ ढूंढ रहे हो। बाल कहाँ बोला क्वेश्चन में, बाल कहाँ बोला, बोला 3 रेजिस्टेंस है, एक ये एक ये, बाल क्यों लगाया है, बाल कहाँ बोला क्वेश्चन में। कितना कितना है बैटरी, 3 बैटरी है, क्या बैटरी, कितना बैटरी है, 3 बैटरी है, 3 बैटरी है, 3 सेल्स, 3 सेल्स, बैटरी ऑफ 3 सेल, ईच ऑफ 2 वोल्ट। तो ऐसा डायग्राम होगा ना, कैसा डायग्राम होगा, है? ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन बना देगा, दोनों मिला के एक क्वेश्चन बना देगा एग्जाम में, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बना देगा। समझ आया कि नहीं आया, क्या बोला, दोनों को मिला के क्वेश्चन बना देगा। ये क्या है, देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर इधर क्या बोल रहा है, डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। सेल कितना, 3, 1 2 3, हर एक 2 वोल्ट करके है, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा,
6 वोल्ट। कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट है? 3। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। यहां पे आप क्या लगा दिया? स्विच को कैसे लगाना? प्लग की स्विच होता है, प्लग की कैसे कनेक्ट करना है? ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। 8 ओम, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से करंट फ्लो करेंगे। समझ आया? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? देखो इसी में, ठीक है, दोबारा डायग्राम बनाओ और एक एमीटर कनेक्ट करना है। किससे? क्या कनेक्ट करना है? एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर, यानी एमीटर। ये सब कैसे कनेक्टेड है? ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं यहां पे एक एमीटर कनेक्ट कर दूंगा। ए एमीटर है ये, ठीक है, ये एमीटर है। समझ आया? मैंने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। फिर क्या बोला? एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट। हमें एक पोटेंशियल वोल्टमीटर भी लगाना है, कनेक्ट करना है। कहां पे? अक्रॉस। किसके अक्रॉस? 12 ओम, यानी 12 के अक्रॉस मुझे वोल्टमीटर लगाना है। याद रखना, वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगाते हैं हम? पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हो? पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। याद रखना, वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हो? पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। समझ आया? वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करोगे? पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला? व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, यानी आपको आई निकालने बोल रहा है। रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर यानी आई फाइंड करने बोल रहा है। समझ आया? दूसरा क्या बोला? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला। बात समझ आया कि नहीं आया? तो करंट निकालने के लिए, आई निकालने के लिए क्या करोगे? आई इज इक्वल टू वी बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, क्योंकि सीरीज में टोटल करंट मिलेगा। सीरीज में टोटल करंट मिलेगा। तो टोटल वी कितना है बेटा? 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? सबको जोड़ दो, 5 प्लस 8 प्लस 12, कितना आएगा? नीचे कितना रहा है? 25। बात समझ आ रहा है? तो समझ आया? ये आपको इतना एम्पियर करंट मिलेगा, इतना एम्पियर करंट मिलेगा। और यहां पे क्या निकालने बोला? यहां पे क्या निकालने बोला बेटा? निकालने बोला कि वोल्ट मीटर कितना है, यानी ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेंगे 12 में। तो V इक्वल टू क्या होता है? ये मान लो V1 यहां पे मिलेगा, V2 यहां पे, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो V3 इक्वल टू I/R3, करंट सेम होता है, यानी 6/25 इंटू 12। ठीक है, तो कितना आएगा? 72/25, इतना वोल्ट मिलेगा। पॉइंट में लेके जाओ, देखो कितना है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया सबको? जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है पीछे मत बैठना, आगे बैठना। ज्यादा प्रॉब्लम जिनको, आगे बैठोगे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, पीछे बैठोगे कम रहोगे। दूसरे जगह पे ऐसे भी है, 50-100 लोग एक साथ बैठते हैं। अगरतला में ऐसा भी है, जानते हो ना?
आधे से ज्यादा तो पीछे बैठ के टाइम पास करते हैं, यहाँ पे टाइम पास मत करना, ठीक है, सीखने आए हो। इनके यहाँ भी 50-60 तो होगा ही, और भी ज्यादा है। आधे से ज्यादा बस एक के पीछे एक देख देख के भागा, क्या सब 90% लेके आएगा आपको लगता है? हार्डली 4-5-10 लोग लाएंगे। अच्छा, ये रेस में है, सब रेस में लगा हुआ है। आज के अगरतला में क्या है, रेस लगा हुआ है। कितना कोचिंग है अगरतला से, कितना सिलेक्शन होता है? हार्डली 10,000, कितना सिलेक्शन? 10,000, लेकिन 10,000 तो सिर्फ अगरतला से नहीं होता है, पूरे त्रिपुरा से। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट अच्छा करता है, कुछ स्टूडेंट देख देख के जाते हैं। अरे आपको समझ आ रहा है कि नहीं, वो मैटर करता है। बहुत अच्छे से बैठ के टाइम पास करता है। क्योंकि मेरा एक वो था ना, भाई का लड़का था, उसको एक को नीट मिला, 2 एक को वो मिला। हमने वो तिवारी के यहाँ पे भेजा था स्टार्टिंग में, उसको समझ नहीं आता तो हमने चेंज कर दिया। बस समझ आ रहा है, अगर वहां पे रखता तो उसका हालत खराब हो जाता। समझ ना आए तो फिर लॉस है ना। अब अगर मान लो आप आइंस्टाइन आया पढ़ाने, और आइंस्टाइन का लेक्चर समझ नहीं आया, तो फायदा है लॉस है? अरे आपने फिजिसिस्ट से पढ़ा, लेकिन आपके घर के बगल में एक टीचर है, मान लो, ठीक है, एक बंदा नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, उसने पढ़ाया, आपको समझ आया, तो फायदा कौन सा है? भाई यही तो होता है पढ़ाई। आइंस्टाइन से पढ़ के क्या करोगे अगर समझ ना आए तो, है कि नहीं? और आइंस्टाइन तो इसी तरीके से बताएंगे भी नहीं, खुद कॉम्प्लिकेटेड है। समझ आया कि नहीं? आगे चले, निकाल दोगे ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बात नहीं, बात नहीं। वे क्या हो रहा है? हाँ, यह भी हुआ था ना। देखो, मैं बस समझा के दूंगा, आपको करना है, सॉल्व नहीं कराऊंगा यहाँ पे, आपको समझा के दूंगा, घर पे ट्राई करना है, ठीक है? समझा के दे दूंगा, घर पे ट्राई करोगे। कहाँ ट्राई करोगे? घर पे, यहाँ पे नहीं। क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट, आपको जांच करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when the flowing are connected in parallel। बात समझ आया? इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट कैसे कनेक्ट करोगे? पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या करोगे? रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है। पैरेलल में कनेक्ट ये तीनों अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है। कैसे दिखाना है? 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶। तो एलसीएम भी क्या होगा? 10⁶। तो 1 क्या करोगे? 10⁶ प्लस 1। समझ आया? तो इसको 10⁶ मतलब 1 लिख के 60, 1 लिख के फिर 1 कर दोगे, 1 लिख के 50 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे आएगा 10⁶। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सब कर लेना, ठीक है? फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या बोला? द इलेक्ट्रिकल लैंप। एन इलेक्ट्रिकल लैंप कितना है? 100 ओम रेजिस्टेंस है, एंड ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना है, एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना है,
और कनेक्टेड इन पैरेलल टू इतना वोल्टेज सोर्स के साथ। समझ आए कुछ? यानी पैरेलल कनेक्ट किया किसको? लैंप को और फिर टोस्टर का रेजिस्टेंस। सब में रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, लैंप का रेजिस्टेंस, फिर टोस्टर का रेजिस्टेंस, फिर वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस, सब कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है। किसके साथ? 220 वोल्ट के साथ। समझ आया? ये बात बोला है। ये 100 ओम है और ये 50 ओम है और ये कितना दिया? 500 ओम। ठीक है, तीनों को कैसे कनेक्ट किया? कैसे कनेक्ट किया बेटा? पैरेलल कनेक्ट किया। तो क्या बोल रहे हैं उसके बाद? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। ध्यान से सुनो, यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है? बोल रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक as much current as all three resistance और 3 appliances जो कंज्यूम करता है, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। बात समझ आ रहा है? समझ आया या नहीं आया? यहां से हर एक रेजिस्टेंस करंट सेम होगा डिफरेंट होगा? करंट तो डिफरेंट होगा, पैरेलल कनेक्शन है, लेकिन यहां पे बोला व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस ढूंढना है कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, इसी के साथ, यानी सेम सोर्स के साथ कनेक्टेड है। मतलब किसके साथ? 220 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। कौन? इलेक्ट्रिक आयरन। उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यही तो बोला है। कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, यानी बाकी जितने भी अप्लायंसेस में जितना करंट ले रहा है तीनों, ऑल द 3 रेजिस्टेंस, तो उतना ही करंट इसमें है। तो पहले हमें यह समझना होगा टोटल करंट कितना है इसमें, यानी इसमें जितना करंट है इसमें भी उतना ही करंट होगा, तब उसका रेजिस्टेंस निकाल रखे, यानी करंट फाइंड कर दोगे। यहां से करंट निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के टोटल वोल्टेज भी है, तो यहां से I इज इक्वल टू V बाई R करके हमें करंट मिल जाएगा, और इसका करंट इसमें रख दूंगा तो मुझे R मिल जाएगा। समझे कि नहीं? समझ आया ना बेटा? समझ आया? एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, करंट भी फाइंड करना है, वो तो इजीली आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया? घर पे ट्राई करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। देखो, सीरीज में कनेक्ट करने से बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। पैरेलल में कनेक्शन, आपके जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो सीरीज में पैरेलल में है। क्यों? मैं चाहूं तो इंडिविजुअल अप्लायंसेस को ऑफ कर दिया, क्या बाकी सब ऑफ हुआ? नहीं हुआ। यानी जितने भी इंडिविजुअल अप्लायंसेस होगा उसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। पहला एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ वायरिंग इन डोम, है ना? बात समझ आया? इन योर होम, आपके घर पे जो वायरिंग किया उसका पहला एडवांटेजेस क्या होगा? हम इंडिविजुअल अप्लायंसेस को स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है बाकी अप्लायंस प्रॉपर्ली काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 एडवांटेजेस। पैरेलल कनेक्शन में हर एक अप्लायंसेस को इक्वल वोल्टेज मिलता है। कितना? टोटल 220 वोल्ट मिलेगा। समझ आ रहा है? तीसरा एडवांटेज। बात समझ आया? किसमें? ये सब पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज है। किसका एडवांटेजेस है? पैरेलल कनेक्शन में। अगर बोले कि सीरीज में करने से क्या होगा, और एक एडवांटेज है पैरेलल कनेक्शन में, आपको अप्लायंसेस में कितना करंट मिलेगा? मैक्सिमम करंट मिलता है, मिनिमम करंट मिलता है, क्योंकि डिवाइस के हिसाब से वोल्टेज तो इक्वल मिल रहा है, तो वो उसमें फ्लक्चुएशन कम होता है, ग्लो करता रहता है अच्छे से। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिपेंड हो जाता है। वोल्टेज अगर डिवाइड हो जाएगा तो उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, एक ज्यादा ग्लो करेंगे दूसरा कम ग्लो करेगा। किसमें?
सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज लिख सकते हो, क्या लिखोगे डिसएडवांटेजेस? हम इंडिविजुअल अप्लायंसेस को स्विच ऑन और ऑफ नहीं कर सकते, एक करेंगे तो सब बंद हो जाएगा, एक अप्लायंस खराब होगा तो सब काम करना बंद कर देगा, हर एक रेजिस्टेंस को इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता। तो तीन एडवांटेजेस का उल्टा कर दो, सीरीज का डिसएडवांटेज मिल जाएगा। क्या लिखाने की जरूरत है, या हो जाएगा? अभी जो बोला लिखना है, लिखना है तो बोलो, लिखाऊंगा, लिखोगे? आंसर लिखोगे इसका, या खुद पढ़ सकते हो? अरे बोलो बोलो। अच्छा लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखो एडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेज। आप लोग किताब पढ़ो थोड़ा बहुत, टाइम भी नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ क्या लिखोगे? एडवांटेजेस ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग इन पैरेलल, डोमेस्टिक वायरिंग इन पैरेलल। पहला एडवांटेजेस, in parallel connection individual appliance can be switched on or off. In parallel connection individual appliance can be switched on or off. पैरेलल कनेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? इन पैरेलल कनेक्शन इंडिविजुअल अप्लायंसेस कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ। हम इंडिविजुअल अप्लायंस को स्विच्ड ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इंडिविजुअल अप्लायंसेस को स्विच्ड ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, इन पैरेलल कनेक्शन, सेकेंड लिखो, इन पैरेलल कनेक्शन if one of the appliance get damaged or stop working, जैसे भी लिखना है लिखो, ठीक है, डैमेज और स्टॉप वर्किंग, कॉमा अदर अप्लायंस, जो बाकी अप्लायंसेस होंगे बाकी अप्लायंस क्या करेगा? कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग, वो अपना काम करता रहेगा, है कि नहीं बेटा? अदर अप्लायंस क्या करेंगे? अपना काम करते रहेंगे। क्या वो भी बंद कर देगा? वो अच्छा दोस्त नहीं है, पैरेलल में अच्छा दोस्त नहीं होता है, आप कुछ भी कर हम छोड़ देंगे, है ना। सीरीज वाले अच्छा दोस्त होता है, ठीक है, लेकिन इतना दोस्ती ज्यादा आज के टाइम के लिए इतना जो दोस्ती अच्छा है भी नहीं, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखो? इन पैरेलल कनेक्शन इंडिविजुअल अप्लायंसेस विल गेट इक्वल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। इन पैरेलल कनेक्शन individual appliances will get equal voltage of 220 volt. लिख लिया? बस 3 पॉइंट, गुड इनफ। डिसएडवांटेज इसको उल्टा कर देना, सीरीज का डिसएडवांटेज होगा। चलो आगे देखो, सीरीज का डिसएडवांटेज आगे क्या बोल रहा है बेटा? हाउ कैन थ्री रजिस्टर क्या बोल रहा है बेटा? हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of इतना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इतना। बात समझ आया? कैसे कनेक्ट करोगे इन तीनों को कि आपको टोटल रेजिस्टेंस 4 आया एक बार और 1 आया एक बार, समझ आया? आप डिफाइन कनेक्ट करके चेक कर सकते हो, इजी है। बताओ सॉल्यूशन दो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो क्या करोगे,
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको करना क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखो आप लोगों को 4 डायग्राम दूंगा, उनमें से आंसर होगा। कितना डायग्राम दूंगा? 4 डायग्राम दूंगा, उन्हीं से में आंसर होगा। आप लोग चेक कर लेना, एक डायग्राम ही होगा, चेक कर लेना। इसमें मिलेगा नहीं तो किसमें कनेक्ट किया इसको? पैरेलल। 2 नंबर, नहीं तो 3 नंबर डायग्राम देख लो, इसमें मिलेगा, दोनों का आंसर मिल जाएगा किसी न किसी में, नहीं तो इसमें। ठीक है, नहीं तो इसमें मिलेगा। समझे कि नहीं? एक, दो, तीन, चार, इन चारों डायग्राम में से आंसर है। ठीक है, इन चारों में से आंसर, इन चारों डायग्राम में आंसर है। अगर मैं तीनों को, कितना रेजिस्टेंस है? 2, कितना है? 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। सीरीज में तो नहीं हो सकता, 4 तो आएगा ही नहीं ना, 4 और 1 आएगा ही नहीं सीरीज में। क्यों? कितना दे रहा है यहाँ पे? 11। टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रहा है? नहीं आएगा। पैरेलल में करोगे तो 2, 3, 6, 1/2, 1/3, 1/6 आएगा। 6 दूंगा तो 3 + 2 + 1 कितना आ रहा है? 6/6 आ रहा है क्या? हाँ, बी नंबर आ गया इसमें पैरेलल में। समझ आया कि नहीं? बी नंबर दे दिया ना। अब देखो ये 4 कैसा आएगा, यहां पे कम करता हूं, 2, 3, 6 रखता हूं। अब 2 क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में करने से काफी क्लोज है। 1/3 + 1/6 कितना आएगा? 2 प्लस कितना आएगा? 1 कितना आएगा? 3/6। उल्टा कर दूंगा तो 6/3, 2 और 2 + 2 4। ये हो गया बी नंबर, ये ए नंबर। अगर सर ये चारों डायग्राम याद रखना है, बना के लो, घर पे ट्राई करो, फॉर्मूला लगा के। डायग्राम उठा लो, डायग्राम उठा लो, रे डायग्राम, चारों डायग्राम उठा लाना। और ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, बोलेगा तीनों सेम भी हो सकता है, तीनों डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस टाइप का ये चारों डायग्राम में ही आंसर होता है। मैं पहले भी बता रहा हूं, किसी को भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, इवन बायो में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको अभी भी टाइम है बेटा, बोल दो, इंप्रूव कर जाएगा। क्योंकि मैं फिजिक्स बहुत बार रिवीजन कराता हूं बोर्ड जाने से पहले। लास्ट ईयर 4 बार फिजिक्स रिवीजन करवाया, डीवीएस वाले एक बार भी नहीं आया। ऑक्सिलियम वाले सीरियस था लास्ट ईयर, डीवीएस वाले तो पूरा मस्तीखोर था लास्ट ईयर, क्लास ही नहीं करता था। एक दिन आता था, 3 दिन एब्सेंट था। एब्सेंट अगर आप लोगों ने, मैंने एक चीज देखा इस बैच में आपको छोड़ के, काफी सीरियस है भाई। ऐसा अगर पूरा साल रहो, सबका परसेंटेज आएगा बेटा, जबरदस्त, सीरियस रहो। और बाकी बोलोगे सर घर पे करो, बस जो कॉपी में है वो करो। मैं नहीं बोलूंगा एकदम पूरा, जो कॉपी में वो करो, गारंटी है 90 आराम से स्कोर कर लोगे। आपको अभी लग नहीं रहा है वही कॉपी सब कुछ है। अरे 12 वाले मेरा कॉपी पढ़ के जाता है, सिर्फ सिर्फ कॉपी। मैंने वो अभी जो करा रहा हूं ना 12 सेम डायलॉग, और उनमें से अगर मान लो 10 लोग हैं, मानेगा सिर्फ 2 लोग। बात टीचर बोलते हैं लेकिन मानते हैं, जितने लोग मानेंगे उनका रिजल्ट अच्छा होगा। बस समझा, जितने लोग मानेंगे उनका रिजल्ट 100% अच्छा होगा। जितने भी लोग आगे अभी तक माना है, मेरा सबसे बेस्ट बैच था 19 में, फिर 2023-24 में बेस्ट बैच था।
और सिंसियर था और बात मानते थे और जबरदस्त नंबर लाया। डीबीएस वाले तो, डीबीएस में मेरे क्लास में शायद अभी जो 12 में पास आउट हुआ 12, उस बैच में सिर्फ डीबीएस के 7 टॉपर मेरे क्लास का था, सच बता रहा हूं। लेकिन लास्ट ईयर डीबीएस का रिजल्ट मैंने देख नहीं पाया बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी। वो लोग क्लास आया ही नहीं रेगुलर पूरा साल में। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो समझा सकता हूं आप लोगों को, जैसे सेम डायलॉग उनको भी मारा, सेम डायलॉग चिपकाया, सेम डायलॉग की भाई रेगुलर क्लास करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। बस समझ आ रहा है? क्लासेस करो, डाउट क्लियर करो बस। अगर आप लोग जैसे अभी रेगुलर क्लास कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, और डेली क्लास मिस मत करो मेरा, देख लेना सब कुछ क्लियर। ऐसा नहीं कि बस 10 का ही, अरे आप लोग अगर डेली क्लास करोगे, रेगुलर क्लास करोगे, अगर एनसीईआरटी खत्म हो गई ना, मैं अब आपका 12 का भी पॉइंट क्लियर करा दूंगा, खींचो ये सब, इतना मुश्किल नहीं है। बस समझ आ रहा है? और 10 का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ना, जो आप लोगों को सर्किट डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था ना, उसी का क्वेश्चन आया था, बाहर से नहीं आया। आप क्वेश्चन देखोगे कर सकते हो। हो गए ना? समझ आएगा ना ये? अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस, इनको अगर मैं ऐड करूं, हाईएस्ट कब मिलेगा? सीरीज में, पैरेलल में? मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में मिलता है, पैरेलल में मिलता है? सीरीज में। कम से कम रेजिस्टेंस कहां मिलता है? कर देना सीरीज और कर देना पैरेलल, रिजल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा सीरीज में और मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, खत्म। चलो थैंक यू।